हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुष्का एकेडमीज डिजिटल लाइव क्लासेस। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो यूपीएससी का 4 अक्टूबर को पेपर हुआ है उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। बेसिकली हम जब पढ़ाई करते हैं तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को अलग अलग पढ़ते हैं, बट बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए हमें क्वेश्चंस जो है, हमारा जो डिस्कशन है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी प्लस ज्योग्राफी दोनों को मिला करके होगा, क्योंकि सेपरेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं रहता। और जनरली बायोजियोग्राफी जो होती है, हमारी जैव भूगोल जो होता है, उससे क्वेश्चन हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने दोनों को कंबाइंड करते हुए इस सेशन को प्रिपेयर किया है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं यूपीएससी ने। जनरल ट्रेंड यूपीएससी का रहता है, जो हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी का, बायोजियोग्राफी से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से बहुत रेयरली क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, कृषि भूगोल जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस बार यूपीएससी ने अनप्रेडिक्टेबल वे में एग्रीकल्चर से, कृषि से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त भी हैं, जिनको कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है। बट क्योंकि हम जानते हैं यूपीएससी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, तो इस बार भी यूपीएससी ने कुछ अनप्रेडिक्टेबल ही किया है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो इस बार के पेपर में हमको देखने को मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। बेंजीन पॉल्यूशन जो है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। बेंजीन जो है आप सभी जानते होंगे, बेंजीन जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, हमारा सिंबल उसका रेजोनेंस में। तो उस बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे गए हैं कि बेंजीन पोल्यूशन जो है वो हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो कुछ हमारे सामने स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब हमारी जो व्हीकल जो होते हैं उनसे जो एग्जॉस्ट जो निकलता है, उनका जो धुआं निकलता है उससे, तो बिल्कुल उससे बेंजीन पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। देन तंबाकू जो खाते हैं लोग, टोबैको स्मोक जो करते हैं उसका, खाते नहीं सॉरी, स्मोक जो करते हैं, जो धुआं करते हैं, जला करके खाते हैं, उसको लेते हैं, धुआं जो लेते हैं, उसकी वजह से भी डेफिनेटली बेंजीन जो है पोल्यूशन होता है। वुड बर्निंग, अगर आप लकड़ी जलाएंगे तब भी उससे बेंजीन का पोल्यूशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। देन जो वुडन फर्नीचर जो होता है उसके ऊपर जो वार्निश की जाती है, जिसकी वजह से उस पर चमक आती है, वो वार्निश वाला या रोगन वाला, हिंदी में जैसे हम रोगन कहते हैं, वो रोगन वाला वार्निश वाला जो वुडन फर्नीचर है उसको यूज करना, मतलब उसमें भी बेंजीन जो वार्निश जो होता है उसमें बेंजीन यूज किया जाता है, वहां पर भी होता है। और अगर हम पॉलीयूरेथीन के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, पॉलीयूरेथीन से बने हुए उत्पादों को काम में लेते हैं, तब भी बेंजीन जो है वहां भी यूज होता है। तो डेफिनेटली बेंजीन पोल्यूशन हमको वहां भी देखने को मिलता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है, सारे ही स्टेटमेंट्स जो हमको दिए हैं वो सारे सही है, इसलिए 1 2 3 4 5 जो कि डी ऑप्शन है हमारा, वो हमारा सही हो जाता है बेंजीन पोल्यूशन के बारे में, बेंजीन प्रदूषण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ ये प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का है, और हम देखते आए हैं यूपीएससी का ट्रेंड है पिछले 5 सालों से लगातार एक क्वेश्चन जो है ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। इस बार भी ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिला है। यहाँ पर हमको कुछ रिवर्स दी है, कुछ नदियां दी हैं, और वो कहां पर अपना जल विसर्जित करती है, फ्लोज इनटू, कौन सी सागर में, महासागर में, कौन से ओशियन में या कौन से सी में जाकर के अपना वाटर जो है, वाटर अमाउंट को ट्रिब्यूट कर रही है, वो हमको देखना है। तो मैकोंग रिवर हमको देखना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है, ये हमको देखना है। तो मैकोंग रिवर जो है वो अंडमान सी में अपना वाटर डिपॉजिट नहीं करती है। मैकोंग रिवर उधर रह गई, अंडमान सी इधर रह गया, मतलब ये इंडिया है, यहाँ अंडमान सी यहाँ रह गया, मैकोंग रिवर जो है वो म्यांमार में, सॉरी मलेशिया में उस तरफ रह गई। देन बात करें थैम्स की, थैम्स रिवर जो है वो आयरिश सी में अपना वाटर डिपॉजिट नहीं करती। अगेन ये जो है ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। देन आती है बात वोल्गा की, तो वोल्गा कैस्पियन सी में अपना वाटर जो है वो डिपॉजिट कर देती है। वोल्गा नदी जो है अपना जल विसर्जित करती है कैस्पियन सी में। और जेम्बेजी जो है, जो कि अफ्रीका में है, वोल्गा रशिया में है, थैम्स जो है वो इंग्लैंड में है, जेम्बेजी जो है वो इंडियन ओशियन में, इस तरीके से इधर आकर के, ये इंडियन ओशियन है हमारा, हिंद महासागर जो है, यहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। तो 3 एंड 4 जो है वो हमारे सही है, 1 एंड 2 जो है वो गलत है। तो ऑप्शन में हमारा 3 एंड 4 जो है वो सी ऑप्शन है, 3 एंड 4 ओनली, केवल 3 और 4 ये हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिफेंट्स के बारे में। इंडियन एलिफेंट्स जो है, भारतीय हाथी जो है, उनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ये बात आप सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी एलिफेंट के बारे में जानते हैं। तो हाथियों का समूह जो होता है उसका नेतृत्व हमेशा मादा हाथी जो होती है, फीमेल जो होती है, वही करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। बिल्कुल सही बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमको कहीं किसी बुक में देखने को नहीं मिलता कि एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बट ये नॉर्मली हमको किसी बुक में या कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। बट आप अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखते हैं अभी कैसे होगा। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अब केरला, अभी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा है कि ये केरला में नहीं है, ये कर्नाटका में है। हाईएस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है वो केरला में नहीं है, कर्नाटका में है। तो ये चौथा स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा अभी हमें नहीं पता। सपोज मान लीजिए आप पेपर एग्जाम देने बैठे हो, तीसरा आपको नहीं पता, बाकी तीन स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा इजी है, सबको पता है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो चौथा गलत है, तो चौथे को हटाओ, फोर्थ जहां दिख रहा है आपको वहां से हटाओ। तो अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचे हैं 1 एंड 2 ओनली और 3 ओनली। तो 3 जो है वो हमारा थोड़ा सा गलत है, तो यहां हमारा आंसर हो जाता है 1 एंड 2 ओनली। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीसरा चौथा स्टेटमेंट जो है वो हमारे दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट चलते हैं, ये अगेन बायोजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, और जनरली ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। रिवर्स और नेशनल पार्क का एसोसिएशन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली यूपीएससी पूछती आ रही है, हर साल 2 साल में ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। यहां पर भी अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो आपको दिए गए हैं, और वो प्रोटेक्टेड एरियाज में से कौन कौन से कावेरी बेसिन में लोकेटेड है। कावेरी नदी का जो बेसिन है उसके अंदर ये सारे संरक्षित क्षेत्र में से 4 जो आपके सामने दिए, उनमें से कौन कौन से लोकेटेड है। पहला अगर हम देखें नागरहोले नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में है और बिल्कुल कावेरी रिवर के बेसिन के अंदर आता है। सेकंड हम देखें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, और कावेरी रिवर का बेसिन जो है वो आंध्र प्रदेश में लाई नहीं करता है या थोड़ा सा लाई करता है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो बिल्कुल आता है हमारे कावेरी रिवर के बेसिन में, और वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, बट तब भी वो कावेरी रिवर के बेसिन के अंदर आती है। जैसा कि अगर हम देखें, अगर हम कावेरी रिवर का बेसिन की बात कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, तो केरला का ये जो वेनाड वाला रीजन है ये भी इसके अंदर आता है, और सत्यमंगलम भी आता है इसके अंदर, और नागरहोले नेशनल पार्क जो कि बेंगलोर के पास में है वो भी आता है। पापीकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो कि काफी ऊपर रह जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पापीकोंडा है, वो इसके अंदर नहीं आता। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 जो है वो हमारे सही आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिया की बायोडायवर्सिटी में सेलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनिएट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। ये क्या है, किसके अंदर आते हैं? बर्ड्स में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं। मिनिएट आप सभी जानते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं न्यूज पढ़ते हैं तो मिनिएट वैसे भी बर्ड होती है, तो ये हमारे बर्ड्स होते हैं। और वैसे भी ये करंट अफेयर्स में हमको देखने को मिलते रहे हैं, ये सारी बर्ड्स जो हैं वो करंट अफेयर्स में देखने को मिलती रही। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट, which of the following protected areas is well known for the conservation of subspecies of the Indian swamp deer, जिसकी की हम बात कर रहे हैं बारहसिंगा की, that thrives well on hard ground and is exclusively ग्रामिनीवोरस, मतलब घास भक्षी है, घास खाता है सिर्फ और कुछ नहीं खाता है। तो ऐसा स्वैम्प डियर जो कि बारहसिंगा है हमारा, अगर हम यहाँ ऑप्शंस में देखें तो मानस तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में रह जाता है, वहां नहीं है, मुदुमलाई में भी नहीं है, साउथ इंडिया में आ जाता है, ताल छापर में भी नहीं है, कान्हा नेशनल पार्क में हमको बारहसिंगा जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ आंसर हो जाता है हमारा ए ऑप्शन, कान्हा। नेक्स्ट, स्टील स्लैग या इस हिंदी में जिसे हम इस्पात स्लैग कहते हैं, वो किस किस में काम आ सकता है? स्टील स्लैग बेसिकली हमारा स्टील ही होता है जिसमें कि कुछ सिलिकेट्स भी मिक्स होते हैं और स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम आते हैं। तो स्टील स्लैग ऑलमोस्ट हर कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसमें हमको देखने को मिलता है।
तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड यहाँ काम आ सकता है, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल, यहाँ भी कृषि में मृदा सुधार के लिए भी स्टील स्लैग जो है वो काम में आ सकता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, यहाँ पर भी हमारा स्टील स्लैग जो है सीमेंट के निर्माण में काम आ सकता है। तो आंसर होता है इसका डी 1, 2 एंड 3, तीनों जो है वो सही आंसर होते हैं हमारे स्टील स्लैग के बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर, कस्तूरी मृग जो होता है हमारा मस्क डियर, वहां कहां हमको मिलेगा, इनमें से कहां हमको देखने को मिलेगा। तो मानस नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, वहां हम जानते हैं कि हमको कस्तूरी मृग मस्क डियर तो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अगेन उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में हमको मस्क डियर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क एंड अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली करंट अफेयर्स में रहा था, इस वजह से यहाँ क्वेश्चन आया है। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वहां हमको देखने को मिल जाता है कस्तूरी मृग, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, यस 1 and 2 ओनली। अस्कोट और गंगोत्री जो है वो हमारे सही आंसर हो जाते हैं यहां पर। नेक्स्ट आता है इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के काम में के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन कौन से इनमें से कौन से यूज हो सकते हैं। तो अगर मैं उल्टा चलूं तो आप यहां देखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट की जब मैं बात करता हूं, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट मतलब जो सीमेंट हम घरों में यूज करते हैं, जनरली जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वो कभी भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती है। तो पांचवा ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। अगर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाओ तो 2 ऑप्शन आपके सामने खत्म हो गए। अब आपके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, विच आर 1, 2, 3, 2, 3, 4। देखते हैं। कॉपर स्लैग जो है वो हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट जो होता है, एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, एक हॉट मिक्स होता है, कोल्ड मिक्स होता है। हॉट मिक्स हम पहले यूज करते थे, जो कि हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं होता, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। बट कोल्ड मिक्स जो है वो हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे काम की है, हॉट मिक्स हमारे काम की नहीं है। तो इनमें से भी अगर जो 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं उसमें से भी चौथे को हटाओगे आप, 4th वन जहां दिख रहा है आपको उसको हटाओगे तो आपके पास ऑप्शन बन जाता है 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली। जियो टेक्सटाइल, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी एंड कॉपर स्लैग जो है वो हमारा सही आंसर यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोल के बारे में। कोल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमको दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। आर्सेनिक होता है बिल्कुल, कोल ऐश जो मतलब कोयले को जला देंगे उसके बाद जो राख बचेगी उसके अंदर आर्सेनिक होता है, जो कि हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा घातक होता है। लेड भी घातक होता है, हार्मफुल होता है, और मरकरी भी काफी ज्यादा घातक होता है। और ये तीनों ही कोल ऐश में हमको मिलते हैं, कोयले की जो राख होती है उसके अंदर हमको मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछे जा रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये जो सारी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे जो हैं वो हमको कोल फायर्ड या कोल से चलने वाले जो विद्युत संयंत्र होते हैं, पावर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें हमको रिलीज होते हुए दिखते हैं। और हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। इंडिया में आपको पता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला तो मिलता नहीं है, तो वैसे भी हाई एश कंटेंट जो है वो हमको देखने को मिलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 है जो है वो हमारा सही आंसर यहां पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बायोचार। बायोचार के बारे में जो है वो हमको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है, बायोचार को हम ग्रोइंग मीडियम के रूप में यूज कर सकते हैं, खासतौर से जब वर्टिकल फार्मिंग की बात आती है।
When biochar is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism. बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले या वृद्धि करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रमोट करता है, उनके लिए हेल्पफुल होता है ये। When biochar is a part of growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer time. ज्यादा समय तक पानी को पकड़े रहने की क्षमता जो है वो बायोचार प्रोवाइड करता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है 1, 2 एंड 3 वो हमारा सही आंसर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 4, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी इस बार अनप्रेडिक्टेबल थी कि क्या पता ये पेपर अभी होगा बाद में होगा, इसीलिए करंट अफेयर्स को छोड़ते हुए कुछ जो हमारा स्टैटिकल पार्ट जो होता है, स्टैटिक्स वाला पार्ट जो होता है, स्टैटिकल पार्ट जो होता है, वहां से क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे गए हैं। और शेड्यूल 4 जो कि शेड्यूल 6 जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। A license is required to cultivate that plant. ये गलत है। Such a plant cannot be cultivated under any circumstances. ये सही है। It is genetically modified crop plant. Schedule 6 का इससे कुछ लेना देना नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। और सच ए प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम। इन्वेजिव प्लांट्स का भी शेड्यूल 6 से कुछ लेना देना नहीं है। शेड्यूल 6 के जो प्लांट्स होते हैं उनको कल्टीवेशन जो है, उनकी खेती जो है वो नहीं की जा सकती। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है बी। शेड्यूल 6 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके अंदर हमारा आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज शून्य जुताई, जैसा मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। यहां पर भी हमको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है जीरो टिलेज से। अब देखिए जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई फसल जो है वो काटी जाती है, काटने के बाद खेत की जुताई की जाती है, हल चलाया जाता है उसके ऊपर। तो जीरो टिलेज का मतलब हम कोई जुताई नहीं करने जा रहे उस खेत के ऊपर, ठीक है, उसे हम कहते हैं जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। जीरो टिलेज एग्रीकल्चर के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सोइंग ऑफ व्हीट विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, बिल्कुल संभव है, जीरो टिलेज में संभव है, गेहूं को हम उगा सकते हैं। विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पेडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में रोपण, सीधे रोपण संभव है। बिल्कुल सही बात है, हम कर सकते हैं जीरो टिलेज में, ऐसा भी कर सकते हैं। और जीरो टिलेज डेफिनेटली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है उसमें पॉसिबल होता है। जो रेजिडुअल जो रह जाएगा उसका कार्बन जो है वो नीचे एडजस्ट हो जाएगा और वही कार्बन जो है वो अगेन न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो नई फसल आने वाली है उसमें हमको यूज होता रहेगा। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है, कार्बन पृथक्करण जो है वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल की हम बात कर रहे हैं और बायोफ्यूल के अंदर भले ही आप नेशनल पॉलिसी को छोड़ दो, इंडिया की नेशनल पॉलिसी को छोड़ दो, कॉमन सेंस लगाओगे तब भी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कसावा जो है, हाँ बिल्कुल, कसावा का नाम हमने नहीं सुना होता है, तो नेशनल पॉलिसी में इसको यूज किया गया है कसावा को। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने जो होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ग्राउंड नट के सीड्स, ग्राउंड नट का सीड जो होता है मतलब मूंगफली के दाने जो होते हैं हमारे, वो किसी काम के नहीं है बायोफ्यूल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्राउंड नट सीड्स जो है वो हमारे काम नहीं आते हैं। देन है हॉर्स ग्राम, कुल्थी। हॉर्स ग्राम जो है, कुल्थी जो होती है वो भी हमारे किसी काम नहीं आती है। जनरली स्टोन पर्पज से लोग इसको यूज करते हैं, बट ये बायोफ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ काम नहीं आती। हॉर्स ग्राम कुल्थी जो होती है वो किसी काम नहीं आती। रोटन पोटैटो, सड़े हुए आलू काम आ सकते हैं। और शुगर बीट जो होता है, जो कि चुकंदर होता है हमारा, वो काम आ सकता है। तो हमारा आंसर है, अगर आप इसको इनमें से कोई कंफ्यूजन भी होता तब भी आप इन दो को देखते हो, खासतौर से कुल्थी को देखते हुए तो कह ही सकते हो कि ये तो कहीं काम नहीं आने वाली। तो 4 जहां जहां आपको दिख रहा है, अगर आप उनको हटाओगे तो आपके सामने आंसर रेडी है, 1, 2, 5 एंड 6। अगर सिर्फ कुल्थी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि कुल्थी जो है वो तो यहाँ कुछ काम नहीं आ सकती, हॉर्स ग्राम जो है वो हमारे कुछ काम नहीं आ सकता बायोफ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका आंसर जो है वो रेडी आपके सामने, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होता है उसको कौन सी टर्म जो है वो निकालता है? इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दी। मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं हम किसकी? इन चार ऑप्शंस के में से किसकी? तो पहला देखिए कंट्रीब्यूशन, नीचे से देखते चलते हैं हम, डी ऑप्शन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। इंडिविजुअल पर्सन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस। क्लाइमेट रेफ्यूजी जलवायु शरणार्थी जो होते हैं उनका भी इससे कोई लेना देना नहीं है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर। ये बिल्कुल सही बात है। एक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके द्वारा एक साल में जो होती है उसके द्वारा लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, दैट इज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये अगेन हमारा एनवायरमेंटल इकोलॉजी का जो बेसिक सा पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट जो होता है, वहां से हमको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पल्सेस से रिलेटेड है, दालों से रिलेटेड। अगेन जैसा मैंने आपको कहा था एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो अगेन ये भी एक हमारा दालों से रिलेटेड, पल्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी। बिल्कुल, ब्लैक ग्राम जो होता है हमारा उड़द जो होता है उसको हम खरीफ और रबी दोनों टाइम पर यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों टाइम पर इनकी फसल जो है वो ले सकते हैं। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। ये बिल्कुल गलत बात है। आधे से ज्यादा मूंग जो है या लगभग आधा जो है, मतलब टोटल पल्सेस का जो प्रोडक्शन है उसमें आधा लगभग सिर्फ मूंग ही होता है, बाकी दूसरी दालें जो है 50% पे, ये अकेला 50% पे, ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा कॉमन सेंस भी लगा करके आप ये काम कर सकते हो। सिर्फ मूंग जो है वो इतना ज्यादा पैदा नहीं होता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आंसर आपके सामने है, वन ओनली। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन द लास्ट 3 decades while the production of खरीफ pulses has increased, the production of रबी pulses has decreased। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, बट अगर आपको ये डेटा नहीं भी पता हो कि हाँ क्या खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्या रबी पल्सेस का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, ये सब नहीं भी पता हो तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए। आपको पता है दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, तो आप ये यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से आंसर आपके सामने होगा वन ओनली, केवल एक जो है वो हमारा आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द क्रॉप इज, ये क्रॉप के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि इन चारों में से कौन सी हो सकती है, ये हमको एक अंदाजा लगाना है। तो हर एक क्रॉप के बारे में हमको पता होना चाहिए। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। हार्ड फ्रॉस्ट मतलब कठोर पाला जो होता है, पाला जो गिरता है वो इसके लिए हानिकारक होता है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? अब देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए और 210 दिनों का उसको पकने का टाइम चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश जो है वो टी के काम नहीं आएगी, टी को उससे ज्यादा चाहिए। जूट के काम नहीं आएगी, जूट को उससे ज्यादा चाहिए। शुगर कैन और कॉटन जो है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास आकर के बैठते हैं, इतनी बारिश में ये हो जाएंगे। अब कहा गया है कि हल्की मिट्टी जो है, वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। वेल ड्रेन्ड की बात करें तब भी हमारा जो मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। तब भी हमारा टी और जूट और शुगर कैन भी हमारे यहाँ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो 210 फ्रॉस्ट डेज के हिसाब से जो हमारे लिए सूटेबल बैठता है दैट इज कॉटन। कॉटन जो है, कपास जो है वो हमारा लगभग 7 महीनों की खेती होती है, तो 7 महीनों के हिसाब से ये हमारा सूटेबल बैठता है। आंसर यहाँ पर कॉटन, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ रेफरेंस टू करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। शुगर केन के बारे में हमारा एक क्वेश्चन है, जो गन्ना जो होता है उसके बारे में हमारा एक क्वेश्चन है।
और ये कह रहा है कि कुछ 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन 4 स्टेटमेंट से हमको देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमसे पूछे गए हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स, सही कथन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए वैसे टिपिकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, बट फिर भी हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, अ सब्सटैंशियल सेविंग ऑफ इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग आर रेज्ड इन अ नर्स एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। नर्सरी में उगा करके, बर्ड चिप सेटलिंग के थ्रू नर्सरी में उगा करके मेन जो हमारा खेत है उसके अंदर ले जा करके लगाते हैं, तो बड़ी बीज की जो है वो बड़ी बचत होती है। सही बात है, गन्ने के बारे में ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा काफी सारा बीज जो है वो बच जाता है। सेकंड कह रहा है कि when direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंगल बडेड सेट से ज्यादा हो, मल्टी बडेड सेट से कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये गलत स्टेटमेंट्स है। If bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है कि सिंगल बडेड जो होगा, एक कलिका वाला सेट जो होगा वो ज्यादा बच जाएगा खराब मौसम में अगर हम इसको बोते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन जो होता है उससे अगर हम गन्ने की सेटलिंग करें तो उससे भी गन्ना जो है वो उगाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो दूसरा तीसरा गलत होता है, पहला चौथा जो है वो सही होता है। तो सी आंसर 1 and 4 ओनली जो है वो हमारा सही आंसर बैठता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अब इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में क्या क्या हमारे काम के हो सकते हैं। पहला है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो इको फ्रेंडली डेफिनेटली होगी, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन करते रहोगे तो कुछ ना कुछ सॉइल में ऐड भी होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। लेग्यूम्स वाले फल जो प्लांट्स होते हैं उनको अगर हम यूज करेंगे तो लेग्यूम का इंटेंसिफिकेशन अगर हम करेंगे, उसका ज्यादा यूज करेंगे तो आप जानते हो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएंगे, और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारी जो NPK की जो रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट्स को, उसमें N की रिक्वायरमेंट को ज्यादा बढ़ाएंगे लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूम को ज्यादा बढ़ाने से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एक ये टेंसियोमीटर यूज जो है वो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था, इसको बाद में देखते हैं। वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है सीडी नुमा या वर्टिकल फार्मिंग जो होता है हमारी वो करना। तो वर्टिकल फार्मिंग डेफिनेटली हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या इको फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आप 1, 2 and 4 भी देखोगे तो एक ही ऑप्शन में दिखेंगे जहां पर कि 3 भी प्रेजेंट है। बट बात कर लेते हैं टेंसियोमीटर के यूज की। टेंसियोमीटर बेसिकली पानी की जो सॉइल के अंदर जो पानी की प्रेजेंस है उसको मापने के काम आता है कि सॉइल के अंदर कहीं पानी ज्यादा तो नहीं है, कहीं पानी कम तो नहीं है। और हम जानते हैं कि पानी जब ज्यादा होता है सॉइल के अंदर तब भी वो हमारी लैंड को इनफर्टाइल बनाता है या सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है, अनुपजाऊ बनाने की कोशिश करता है जब पानी ज्यादा होता है मिट्टी के अंदर। तो टेंसियोमीटर को यूज करके हम वाटर को कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये काम करता है। बहुत पतली सी नली होती है सॉइल के अंदर डाली जाती है, वो फिर मीटर के ऊपर एक ऐसा गोल सा मीटर होता है, उसके नीचे ऐसी नली होती है, इसको हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो वो मीटर जो है, नीडल जो है वो मूव करती है और वाटर की प्रेजेंस जो है वो हमको दिखाती है। तो टेंसियोमीटर को बिल्कुल यूज करके हम इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर जो है वो कर सकते हैं। वरना हम ज्यादा पानी दे रहे हैं, कम पानी दे रहे हैं, इसका कोई मीटर हमारे पास नहीं रहता कि हम कितना पानी जो है वो दे रहे हैं अपनी फसल को। तो टेंसियोमीटर का यूज जो है वो इको फ्रेंडली हो सकता है। तो हमारा आंसर होता है डी 1, 2, 3 and 4। चारों जो स्टेटमेंट्स हैं, चारों जो दिए गए हैं हमको, वो सारे ही सही है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि में फर्टिगेशन जो होता है उसके क्या लाभ होते हैं। अब फर्टिगेशन जो है मतलब उसको हम फर्टिलाइजर्स जो है उसका यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। सही बात है।
जल की जो क्षारीयता है, जल अगर आपका ज्यादा क्षारीय, जिससे आप सिंचाई कर रहे हो उसको ज्यादा क्षारीय, ज्यादा एल्कलाइन है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो फर्टिलाइजिंग एजेंट्स के थ्रू। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। ये बिल्कुल गलत है कि ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका हम यूज कर सकते हैं पूरी तरीके से इसमें, या अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलतापूर्वक अनुप्रयोग संभव है, ये पूरी तरीके से गलत है। सक्सेसफुली नहीं होता, जनरली कुछ बार गड़बड़ भी हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए तो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। और रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। रासायनिक पोषक तत्व जो होते हैं उनकी जो लीचिंग होती है वो कम हो सकती है। लीचिंग मतलब सॉइल के अंदर जा करके बैठना, वो हम इसके द्वारा कम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होता है 1, 3, 4 ओनली। सी ऑप्शन जो है 1, 3, 4 ओनली जो है वो हमारा सही आंसर होता है। सेकंड जो है रॉक फॉस्फेट वाला या फॉस्फेटिंग फर्टिलाइजर का, वो हमारा ऑप्शन जो है वो गलत होता है यहाँ पर। अब देखिए, ये भारत 2020 का क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, जो हमारी ऑफिशियल भारत सरकार की जो रिलीज होती है, भारत हर साल निकलती है, भारत 2019, भारत 2020, भारत 2020 जो बुक है उससे क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। कंसीडर दी फॉलोइंग मिनरल्स, 4 मिनरल आपके सामने दिए गए हैं और इनमें से कौन से ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ मेजर मिनरल। भारत के अंदर कौन से प्रमुख खनिज के रूप में नामित है ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से, मतलब भारत सरकार मानती है कि हाँ ये सबसे ज्यादा है। तो बेंटोनाइट तो नहीं है, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं यहां पर। तो आंसर हो जाता है डी 2, 3 एंड 4। ये भारत 2020 से भारत सरकार की जो ऑफिशियल बुक निकलती है इतनी मोटी सी, उससे लिया गया क्वेश्चन है। ऑफिशियली वहां पर डिक्लेरेशन होता है कि कौन से हमारे यहाँ होते हैं और कौन से यहाँ पर नहीं होते, मेजॉरिटी में कौन से होते हैं, माइनॉरिटी में कौन से होते हैं। चलिए, विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड। एट प्रेजेंट द रिटेल मार्केट of chemical fertilizer is market driven and not administrated by the government। सरकार द्वारा संचालित नहीं होता है, ऐसा कह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ही तो संचालित करती है इसको। खासतौर से अगर मैं बात करूं केमिकल फर्टिलाइजर की, तो सरकार ही इसको संचालित करती है। तो सरकार मार्केट ड्रिवन कंप्लीटली नहीं होता, गवर्नमेंट जो है उसका दखल इसमें रहता है। हालांकि ये इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। सही बात है, अमोनिया जो है वो नेचुरल गैस से बनाया जा सकता है, जो कि इनपुट होता है यूरिया के लिए। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज से हमको सल्फर जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो दूसरा और तीसरा जो है वो सही आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 2 एंड 3 ओनली। पहला जो है वो गलत है, सरकार का हस्तक्षेप रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि कहां पर है, हमारे राजस्थान में जैसलमेर के अंदर सिचुएटेड है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो हमको दिए गए हैं। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। हाँ बिल्कुल, ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर एंड बाड़मेर, दोनों जिलों के अंदर, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैला हुआ है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ये गलत बात है। नेशनल पार्क जब भी हम पढ़ते हैं तो हम सीधी सीधी बात करते हैं, नेशनल पार्क के अंदर एक कोर एरिया होता है जहां पर की ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो हमको नहीं मिलता है, मानव का आवास जो है वो हमको नहीं देखने को मिलता है। अदरवाइज सब जगह जो है वो होता है, नेशनल पार्क में लोगों का रहना होता है। यहाँ कोर एरिया जैसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है, जिसको कि हम राजस्थान का राज्य पक्षी भी मानते हैं, गोडावन के रूप में हम जिसको जानते हैं, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसका एक नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। बिल्कुल सही बात है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो हमको यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन गलत है, ये अगर आप यहाँ पर आपको नहीं पता हो, इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता हो कि क्या ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में तो फिर भी पता होता है, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, बट पहला अगर आपको नहीं भी पता हो कि क्या ये 2 जिलों में फैला हुआ, तो दूसरे और तीसरे से आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। दूसरा ऑप्शन जहां जहां दिखे उन सबको हटाइए, तो आंसर आपके सामने है 1 एंड 3 ओनली, दैट इज सी, 1 एंड 3 ओनली। मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी लगाएंगे। दूसरा बिल्कुल गलत है,
हमने नेशनल पार्क के बारे में जब भी पढ़ते हैं हम तो ये बात करते ही करते हैं कि सिर्फ कोर एरिया ऐसा होता है जहां पर लोगों का जाना मनाही होती है, वहां भी जाया जा सकता है बट विथ परमिशन, लेकिन वहां रहना वगैरह वो सब अलाउड नहीं होता है, हैबिटेशन जो है वो अलाउड नहीं होता। सियाचिन ग्लेशियर, चाइना के साथ इंडिया का पंगा चल रहा है तो करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा छाए हुए हैं ये सारे प्लेसेस, अक्साई चीन, लेह, गिलगित, नुब्रा वैली, ये सब कुछ हमारे करंट अफेयर्स में छाए हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ पूछ लिया है, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अगर आप देखेंगे इंडिया के मैप पर, इंडिया के मैप पर देखेंगे तो ये अक्साई चीन वाला पार्ट है ये वाला, और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कुछ यहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहां पर है। तो अब अक्साई चीन के ईस्ट में तो सियाचिन ग्लेशियर नहीं है, इस अक्साई चीन के वेस्ट में है। ईस्ट ऑफ लेह, लेह की बात करूं तो लेह यहां पर है। अब लेह के ईस्ट में भी नहीं है, लेह के नॉर्थ में कहा जाता तो फिर भी चांसेस थे। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट जो है वो यहां पर है। अब गिलगिट के नॉर्थ में यहां कहीं अक्साई चीन सियाचिन ग्लेशियर नहीं है। और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली यहां पर है, इस जगह पर, लेह से थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड, वहां से नॉर्थ में जरूर है। इवन दैट सियाचिन ग्लेशियर पर जो इंडियन मिलिट्री जो इंडियन आर्मी जो है उसका आने जाने का पूरा रास्ता ही नुब्रा वैली से ही है। नुब्रा वैली जो लोग बाग घूमने जाते हैं वहीं से आना जाना रहता है। कई बार सिक्योरिटी पर्पज से नुब्रा वैली को भी बंद कर दिया जाता है और कई बार खुला भी जाता है। नुब्रा वैली से आगे का एरिया भी कई बार खोला जाता है लोगों के घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाता है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यहां पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, डेटा दैट इज 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द CGWA, ये गलत स्टेटमेंट है। 36% जैसा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं है 36% जितना। सेकंड स्टेटमेंट है CGWA वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सही बात है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था। और इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ये भी सही बात है। इंडिया का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया है ग्राउंड वाटर इरिगेशन के मामले में। तो आंसर हो जाता है हमारा 2 और 3 ओनली, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग था कि ये डेटा आया है, अब डेटा सही है गलत है, बट ये डेटा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो हमको प्योर ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं। जेट स्ट्रीम्स अकर इन दी नदर्न हेमिस्फीयर ओनली, गलत बात है। नदर्न हेमिस्फीयर ने कोई ठेका थोड़े लिया कि हम ही बना सकते हैं, हमारे यहाँ जेट स्ट्रीम्स जो है वो घूम सकती है, आपके उधर सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं घूम सकती, ऐसा कुछ नहीं है। नदर्न हेमिस्फीयर में ही हो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, सही बात है, हर साइक्लोन में आई हो ये जरूरी नहीं है। साइक्लोन के बीच में जो आई होती है, चक्षु जिसको हम कहते हैं, चक्रवात का चक्षु या वाताक्षी जो शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, वात और अक्षी, अक्षी मतलब आंख, तो वाताक्षी जो शब्द यूज किया गया है तो वो सही बात है कि जरूरी नहीं कि सारे साइक्लोन्स के अंदर हमको एक डेवलप्ड आई जो है वो दिखाई दे या आई जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई दे। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। अब ये डेटा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 डिग्री सेल्सियस कम कैसे हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा गलत है। तो 2 ओनली ऑप्शन जो है हमारा दैट इज 2 ओनली, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही हमको दिखाई देता है यहां पर। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। 2019 के एंड में शायद नवंबर दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये न्यूज हमारे सामने थी कि नागार्जुन सागर श्री शैलम जो हैबिटेट है या टाइगर रिजर्व है, वहां पर जो है वो सबसे बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर रिजर्व हैबिटेट है।
ये 2019 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। नवंबर 2019 में हमको ये कहीं देखने को मिला है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में, नागार्जुन श्रीशैलम जो है वो हमारा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स में से। तो यही सब कुछ था बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। कुछ बच्चों के कुछ जगहों पर कुछ स्टेटमेंट्स में फंस जाते हैं, तो उनका भी क्लैरिफिकेशन जो है वो मैंने देने की कोशिश की है। और जैसा मैंने कहा था, बायोजियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और जैसे कि बायोजियोग्राफी से क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे हैं, और जनरली ट्रेंड यही रहा है, यूपीएससी बायोजियोग्राफी से क्वेश्चन पूछती रही है। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, उनका रिवर से कनेक्शन, उनका माउंटेन से कनेक्शन, उनका स्टेट से कनेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिलते रहे हैं, इस बार भी देखने को मिले हैं। बट जो अनएक्सपेक्टेड था वो एग्रीकल्चर जियोग्राफी वाला पार्ट था, जैसे कि कुछ शुगर कैन से रिलेटेड हमको बहुत जबरदस्त बर्ड्स चिपिंग वाला क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है, जीरो टिलेज वाला क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से हमको ज्यादा देखने को मिले हैं। बट स्टिल, जैसा हम जानते हैं कि यूपीएससी को हम जनरली जैसा अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में जानते हैं, इस बार भी कुछ अनप्रेडिक्टेबल तो यूपीएससी को करना ही था, उन्होंने किया भी है। दूसरे पेपर्स में भी अगर हम देखें तो पॉलिटी के काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे, बट हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ थे। बट स्टिल जो पार्ट यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, खास तौर से उन सबको मैंने पर्टिकुलरली सारे नेशनल पार्क, सारे जितने इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, सबको पर्टिकुलर आपको एटलस पे एक एक को मार्क करवाया है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कर पाएं। और मेरे ख्याल से 60 से 70% क्वेश्चंस जो हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर आपने क्लासरूम के नोट्स जो है वो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एटलस पर उन सब चीज़ों को देखा है, तो आप आसानी से 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो कर सकते थे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ था, बट स्टिल आप ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते थे। कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल से, जैसे साइंस एंड टेक में एक ड्रोन वाला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। किसी बच्चे ने अगर साइंस एंड टेक नहीं पढ़ी हो तब भी वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्टेबल था। तो यही सब कुछ था बच्चों, जहां पर हमने देखा इस पेपर का एनालिसिस। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने इस साल अटेम्प्ट किया है पेपर को, उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। प्लस जो बच्चे फ्यूचर में यूपीएससी के पेपर्स जो हैं वो देने वाले हैं, या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, किसी कारणवश उन्होंने नहीं दिया है, अगले साल देंगे, वो भी, उनके लिए भी ये सारा जो एनालिसिस है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू आप सभी लोगों के प्यार के लिए, स्नेह के लिए, कि आप लोग जो है हमारे ऐसे एफर्ट्स को बहुत ज्यादा सराहते हैं। और थैंक यू बच्चों।